अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। आपका बुक का पेज नंबर 25 बनता है और टॉपिक जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि एटम्स में बाज़ औक़ात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट के एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जिसकी बेसिस पे उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और ऐसे एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स कहते हैं। अब उन आइसोटोप्स में कुछ तो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था दिस वाज अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं और कुछ अनस्टेबल होते हैं। अब ये अनस्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चे? कुछ एटम्स ना पड़े पड़े अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते हैं। कुछ एटम्स पड़े पड़े अपने अंदर से रेडिएशन यानी कि रेज इमिट करते हैं। ये रेडिएशन इमिट करने का निकालने का जो फिनोमेना है ना, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। ये फिनोमेना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और वो एटम जो रेज इमिट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एटम्स या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कल हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स डिस्कस किए थे। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स में पाया जाता है, 1,1 प्रोटियम, H2,1 ड्यूट्रियम और H3,1 ट्रिटियम। इसमें से जो प्रोटियम और ड्यूट्रियम है ना, ये दोनों तो स्टेबल आइसोटोप हैं। ये दोनों स्टेबल आइसोटोप है, यानी इन दोनों आइसोटोप्स में से कोई रेज नहीं निकलती। लेकिन ये जो थर्ड वन है ट्रिटियम, H3,1 ट्रिटियम, ये अनस्टेबल आइसोटोप होता है, यानी ये पड़ा पड़ा अपने अंदर से रेज निकालता है। वो जो रेज निकालने का फिनोमेना है वो कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। और ये जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहलाता है। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में से 2 स्टेबल हैं। बच्चे आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स अपने अंदर से रेज निकालते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो इस प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हो। रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन आपकी बुक पे ये लिखी हुई है कि व्हेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन, यानी जब वो एलिमेंट्स के अंदर से रेडिएशंस निकलती है, इट इज ट्रांसफर्ड इनटू अदर केमिकल एलिमेंट। तो एक एलिमेंट बाज़ औक़ात दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, यानी वो उसके अंदर से रेज निकलती रहती हैं और वो दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को आप रेडियो एक्टिव डिके कहते हो। जैसे यहाँ पे यूरेनियम की एग्जांपल दी हुई है। अगर मैं इस आइसोटोप की बात करूँ तो 23892 आइसोटोप है यूरेनियम का। इसके अंदर से जब रेज निकलती है, रेज किस फॉर्म में निकलेंगी? वो एनर्जी की फॉर्म में निकलेंगी। तो ये चेंज हो जाएगा थोरियम में। इसका मास, एटॉमिक मास होता है 234 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90, यानी डिके हो गया है ये यूरेनियम। किस में डिके हो गया है? थोरियम। यूरेनियम एक अदर एलिमेंट है, बिल्कुल चेंज एलिमेंट है, जबकि थोरियम इससे बिल्कुल ही चेंज एलिमेंट है। यानी कि अब ये जो थोरियम होता है ना, अब ये जो न्यू एलिमेंट बनता है ये स्टेबल भी हो सकता है और ये अनस्टेबल यानी रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। तो ये थोरियम अगेन अनस्टेबल होता है। इस थोरियम में फिर से डिके होता है और ये चेंज हो जाता है प्रोटेक्टियम में 231 में, यानी यहाँ 234 इसका एटॉमिक मास था, इसमें से कुछ एनर्जी निकल गई और नेक्स्ट जो एलिमेंट बना वो 231 एटॉमिक मास वाला बना। ठीक हो गया। अगर जो ये जो डिके हुआ, जो रेज निकली वो एनर्जी की फॉर्म में निकल गई। ऊपर में यूरेनियम में से जो रेज निकली थी वो किस फॉर्म में निकल गई थी? एनर्जी की फॉर्म। यहाँ पे एक और एलिमेंट की भी एग्जांपल दी हुई है बिस्मिथ की। 210 इसका एटॉमिक मास है, 83 इसका एटॉमिक नंबर है। जब इसमें रेडियो एक्टिव डिके होता है तो ये थेलियम में चेंज हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 206 है। 210 से वो चेंज हो गया 206 में और बाकी की जो रेज निकली है वो किस फॉर्म में निकली है? एनर्जी की फॉर्म में निकली है। यानी रेडियो एक्टिव डिके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट्स में से जब रेज निकलती है तो वो टोटली डिफरेंट एलिमेंट में चेंज हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है रेडियो एक्टिव डिके। बच्चे इससे नेक्स्ट ना ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशंस दी गई है, इसके यूजेस बताए गए हैं।
इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? वैसे तो इसकी एप्लीकेशंस बेशुमार हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल या डायग्नोसिस में इसका यूज़ बताया गया है। पहले तो लिखा हुआ है यूज्ड इन मेडिकल इमेजिंग, यानी आपको अगर कोई बीमारी है और आप उसको इमेज करना चाहते हो, डायग्नोस करना चाहते हो कि आपकी बॉडी में वो किस जगह पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है ना, वो ये किया जाता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का ना लिक्विड फ्लूइड की फॉर्म में उसको लेके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, यानी जिस जगह भी आपको पेन वगैरह, या फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपको थायराइड ग्लैंड में गले के अंदर कोई बीमारी है, ठीक है, अब आपको आपकी बॉडी के अंदर वो फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया जाएगा और स्पेशल कैमरा के जरिए उस फ्लूइड का पाथ देखा जाएगा, यानी वो कहाँ कहाँ जा रहा है। जहाँ पे आपकी नॉर्मल सर्कुलेशन है, बॉडी नॉर्मल है, वहाँ पे वो फ्लूइड बिल्कुल नॉर्मली मूव करेगा, लेकिन जहाँ कहीं कोई डिजीज़ हुई, कोई फंक्शनिंग प्रॉपर ना हुई, वहाँ पे वो फ्लूइड मूव नहीं करेगा और उस कैमरा से आपको उस फ्लूइड की मूवमेंट, उस लिक्विड की मूवमेंट नज़र आ जाएगी। इसके लिए टेक्नीशियम का जो है टेक्नीशियम एलिमेंट का आइसोटोप यूज़ किया जाता है कि आप डायग्नोस कर सको डिजीज़ को। ठीक हो गया? डायग्नोस का मतलब होता है तशखीस या पता लगा सको किसी भी बीमारी का। तो ये एक एप्लीकेशन थी रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इसके अलावा कार्बन डेटिंग में भी इसका इस्तेमाल है, पावर रीजनरेशन में भी इसका इस्तेमाल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।